अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। अच्छा, कल हमने जो है यूरेनियस सिस्टम स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ उन बच्चों के लिए जो कल नेट इशू को इससे ज्वाइन नहीं कर सके। यूरिनरी सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। जब भी आपने यूरिनरी सिस्टम को स्टडी करना है, सबसे पहले आपको यूरिनरी सिस्टम की नॉर्मल एनाटमी और फिजियोलॉजी का आइडिया होना चाहिए। यूरिनरी सिस्टम है हमारा किडनी से स्टार्ट होता है, यूरेथ्रा पे जाके एंड होता है। इसके जो मेन एनाटमी है, इसमें सबसे पहले हमारी किडनीज हैं। किडनीज के बाद यूरेटर्स हैं जो दो होते हैं बाइलेटरल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ब्लैडर और देन यूरेथ्रा, जिसके थ्रू जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट होता है। ये इसकी नॉर्मल एनाटमी है, ये मेन ऑर्गन्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। इसके बाद इसकी जो फिजियोलॉजी है, इसके यानी कि जो फंक्शंस हैं, इसमें मेन यूरिन सिस्टम का ये फंक्शन है जो कि हमारी किडनी करती है कि प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। जो यूरिन है वो मेनली किडनी से प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे क्रेटिनिन, यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, वो जो किडनी से रिमूव होते हैं थ्रू यूरिन, इनकी एक्सक्रीशन जो है ये भी किडनी का काम है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस मेंटेन करना है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि जो सोडियम और वाटर की जो एक्सक्रीशन है वो भी किडनी के थ्रू होती है। इसके अलावा किडनी का एक और फंक्शन होता है इरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन, जो कि रेड ब्लड सेल की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी फिजियोलॉजी है किडनी की। तो जब भी यूरिनरी सिस्टम आपने स्टार्ट करना है, इसकी नॉर्मल एनाटमी और फिजियोलॉजी का आपको आइडिया होना चाहिए। इसी के बेस पे फिर आप लोग जो फर्दर डिजीजेज हैं उनको डिस्कस करते हैं। जैसे अब सपोज किडनी की कोई भी डिसऑर्डर्स होगी यूरिनरी सिस्टम की, तो उसमें मेनली अब क्या होगा, जितने भी इसके फंक्शंस हैं किडनी के वो डिस्टर्ब होंगे। जो एक्सक्रीशन है वेस्ट प्रोडक्ट की वो नहीं होगी, जिसकी वजह से उनकी एक्यूमुलेशन होगी। ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे, क्रेटिनिन, यूरिया। और इसके बाद जो यूरिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जो वाटर्स है वो बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एडिमा हो सकता है पेशेंट को। इसी तरह जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो पेशेंट जो है वो एनीमिया में चला जाता है। तो ये चीजें अगर आपको आइडिया हो तो आपको समझने के लिए, डिजीज समझना आपके लिए इजी होता है। फिर हमने कल डिस्कस किया था कुछ डिसऑर्डर्स यूरिनरी सिस्टम की, जिसमें हमने सबसे पहले किया था सीकेडी। सीकेडी की हमने डेफिनेशन की थी और इसके स्टेजेस किए थे। उसके बाद हमने एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम किया था बुक से। इसकी हमने पैथो, इसकी डेफिनेशन और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की थी। और ये चार्ट 44.2 ये टर्म्स वाला ये हमने किया था, इसकी कॉम्प्लिकेशंस नेफ्रेटिक सिंड्रोम की। उसके बाद हमने क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, उसकी डेफिनेशन और उसके कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और कुछ इसके इलेक्ट्रोलाइट्स की जब नॉर्मेलिटीज थी ये डिस्कस की थी। और इसके बाद हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और रीनल कैंसर किए थे। ये जो टॉपिक थे ये हमने कल सारे डिस्कस किए थे। अच्छा अभी आप मुझे बताएं कि रीनल कैंसर के रिस्क फैक्टर कौन कौन से? जी राबिया, रिस्क फैक्टर्स ऑफ रीनल कैंसर। सर इसमें ओबेसिटी हो सकता है, और जी उसके बाद तंबाकू यूज हो ठीक सकता है। है, हैवी मेटल्स, केमिकल सेंडर्स, और उसके गुड, बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकती है ओके। और सर। ठीक, और ठीक जेंडर है। है, मतलब हाँ, मेन में ज्यादा होगा, वुमेन से ज्यादा। ओके ठीक है। अच्छा जी, जितने भी टेबल्स बुक में दिए होते हैं ना, एटलीस्ट आप कोशिश किया करें कि जो टेबल के 70% है ना वो आप लोग याद कर लिया करें। मतलब 70% आपको जो है वो जो टेबल में लिखा है वो आना चाहिए। बाकी दो चार पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं, उनका इतना कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा जी तहरीम, आप मुझे बताएंगी, तहरीम बशीर, कि ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं? सर इसकी 4 टाइप्स हैं। जी ठीक है। इन्फेक्शियस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है। और और मेम्ब्रेनस, और ठीक है। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ठीक है। और मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव। जी मेम्ब्रेन ठीक है। प्रोलिफरेटिव नेफ्राइटिस। ठीक है। अच्छा साइका, आप मुझे बताएं बोलिए। कि, ठीक है गुड तहरीम, साइका आप मुझे बताएं कि सीकेडी के कितने स्टेजेस हैं? साइका,
सफा, आपको आवाज आ रही है मेरी? सफा मुश्ताक, यस सर। आप मुझे बताएं कि सीकेडी के स्टेजेस कितने हैं? सर सीकेडी की 5 स्टेजेस हैं। ठीक है, किस बेस पे हम इसको स्टेजेस में डिवाइड करते हैं? GFR, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, नॉर्मल जीएफआर कितना होता है? 125 मिलीलीटर। ओके, पूरा इसका आपने यूनिट लिखना है इसको, ठीक है? 125 मिलीलीटर पर मिनट। ठीक है, और फिर इसके बेस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। क्या क्या इसके आगे स्टेजेस आप बताएंगे स्टेज आते 1, हैं? यस, स्टेज 1 में अगर 90 ml से इंक्रीज हो GFR रेट तो वो किडनी डैमेज स्टेज 1 में आएगी। और स्टेज 2 में अगर GFR रेट कम हो रहा है 60 से 90 तक तो वो स्टेज 2 में आएगी। ठीक है, स्टेज 3 में अगर GFR रेट मॉडरेट यानी थोड़ा कम हुआ है, इतना ज्यादा कम नहीं हुआ, ठीक है, 60 तक वो आपने अगर कम हुआ वैल्यूज है तो वो जिस तरह है उसी तरह आपने बतानी है, ठीक है? ठीक है। ठीक है, और स्टेज 4 में अगर ज्यादा कम हो गया GFR रेट तो वो स्टेज 4 में आएगा, 15 से 30 ml तक। ठीक है, स्टेज ओके 5 गुड। में GFR रेट जो वो बहुत कम है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, बाकी जिस बच्चे को कोई इश्यू हुआ तो वो मुझसे दोबारा इस लेक्चर में से पूछ लिया, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है? बाकी जो हमने टॉपिक क्लियर किए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। वो ये जो टॉपिक है, आप लोगों ने इन टॉपिक्स को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अब हम जो स्टार्ट करेंगे वो है रीनल फेलियर। रीनल फेलियर, सबसे पहले आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है कि रीनल फेलियर क्या है। रीनल फेलियर रिजल्ट व्हेन द किडनी कैन नॉट रिमूव द बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट और परफॉर्म द रेगुलेटरी फंक्शन। यानी कि जब भी किडनी फेल होगी, जो उसके नॉर्मल वेस्टेज हैं उसको रिमूव नहीं कर सकेगी, या वो अपने रेगुलेटरी फंक्शन जो है वो उनको परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो हम कहेंगे कि रीनल फेलियर यानी कि जो किडनीज हैं वो फेल हैं। ठीक है आसिया, मुझे मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे अपनी जीमेल सेंड कर दें। रीनल फेल तब होगा जब किडनी नाइट्रोजनस वेस्टेज को रिमूव नहीं कर सकेगी और अपने रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेगी, तो इसको कहेंगे कंडीशन को रीनल फेलियर। अब इस कंडीशन से क्या होगा कि जो वेस्टेज हैं वो बॉडी में एक्यूमुलेट होते रहेंगे, जिसकी वजह से सिस्टमिक सिम्टम आ सकती हैं, जो इलेक्ट्रो। अच्छा जी, यहाँ से मैं दोबारा, तो इससे क्या होगा कि जो किडनी है वो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव नहीं कर अपने जो नॉर्मल वेस्टेज है उनको रिमूव नहीं कर सकेगी। इलेक्ट्रोलाइट्स अबनॉर्मेलिटीज होंगी, जिसकी वजह से पेशेंट एडीमा में चला जाएगा, अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्टेज होगी, और बाकी सिम्टम फिर इसी के बेस पे हम डिस्कस करते हैं आगे। अच्छा, अब की जो रीनल फेलियर है इसको दो में डिवाइड किया जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। अच्छा, बात सबको क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक है, ओके। अच्छा जी, इस बेस पे हम दो में डिवाइड करते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर एंड क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर तब कहेंगे जब रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू डैमेज टू किडनी। अगर रैपिड लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो इसको हम कहेंगे एक्यूट रीनल फेलियर। अगर प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ फंक्शन होगा तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की आप लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन करनी है कि रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, और इसकी आगे फिर हमने इस पे आगे उन्होंने थोड़ा सा ये चीजें बताई हुई है, इसको आप लोगों ने रीड कर लेना है, लेकिन जो मेन चीज करनी है आप लोगों ने डेफिनेशन। फिर इसी तरह जब रीनल फेलियर होता है तो उसकी बेस पे फिर उसकी जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है कि डिजीज कितनी सीवियर है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस कितनी है, अब नॉर्मेलिटीज कितनी है, उस बेस पे हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं। पेशेंट जो है इस बेस पे, जैसे लास्ट लाइन में बताया कि यूरिन में चेंजेस आ सकते हैं, पेशेंट बिल्कुल ओलिगोरिक हो सकता है यानी कि लेस देन 500 ml, या नॉन ओलिगोरिक ग्रेटर देन 800 ml, और एन यूरिया यानी कि लेस देन 50 ml। तो किसी भी तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन पेशेंट में जा सकता है, यानी कि ओलिगोरिक, और नॉन ओलिगोरिक या एनोरिया। अच्छा, यहाँ से अब आप लोगों ने पैथोफिजियोलॉजी और कैटेगरीज के लिए ये टेबल याद करना है, कोजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। जो कोजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर है ये इसकी कैटेगरीज भी हैं, ठीक है? आपको अगर पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर या व्हाट आर द कोजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, तो आप लोगों ने ये टेबल लिखना है चार्ट 44.4, 44.4, ठीक है? ये कोजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। 3 इसकी मेन कैटेगरीज हैं, प्री रीनल,
इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल फेलियर। 3 मेन कैटेगरीज हैं, इनको आप इसके साथ मेंशन कर दें कि ये कैटेगरीज के नेम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं या कोजेस के नेम से भी, ठीक है। कोजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर 3 हैं, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल हम जब कहेंगे कि यानी कि प्री रीनल मीन किडनी से पहले, इंट्रा रीनल जो डायरेक्टली जो कोज है वो किडनी को इफेक्ट कर रहे हैं उनको हम कहेंगे इंट्रा रीनल, और पोस्ट रीनल वो होंगे जो किडनी के बाद में होंगे, उनको हम कहेंगे, उन कोजेस को कहेंगे पोस्ट रीनल। अब प्री रीनल किडनी से पहले क्या कोजेज हो सकते हैं जो किडनी फेलियर की तरफ लेके जा सकते हैं? 3 मेन कोजेज हैं, वॉल्यूम डिप्लीशन, impaired cardiac efficiency and vasodilation। 3 मेन कोजेज हैं प्री रीनल जो किडनी फेलियर करवा सकते हैं। वॉल्यूम डिप्लीशन यानी कि जब आपकी वेसल्स में वॉल्यूम कम होगा, ठीक है, तो वो वॉल्यूम कम होने से क्या होगा कि जो अपनी किडनी तक ब्लड वॉल्यूम कम पहुंचेगा और वो जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सके, किडनी परफॉर्म नहीं कर सके, क्योंकि यूरिन आउटपुट कम होगी। यूरिन आउटपुट कम होगी तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी में ही एक्यूमुलेट होते रहेंगे। तो मेन कोज है वॉल्यूम डिप्लीशन। वॉल्यूम डिप्लीशन किस वजह से आपका वॉल्यूम कम हो सकता है? हेमरेज, ब्लड लॉस की वजह से, या रीनल लॉस ज्यादा होगा जैसे डायूरेसिस, ऑस्मोटिक डायूरेसिस में, या अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस ज्यादा है, वोमिटिंग, डायरिया, नेजोगैस्ट्रिक फंक्शनिंग में। दूसरा जो प्री रीनल कोजेज है वो है इम्पेयर्ड कार्डियक एफिशिएंसी, यानी कि जो कार्डियक की एक्टिविटी कम होगी तो उससे क्या होगा कि कार्डियक आउटपुट कम होगी। कार्डियक आउटपुट कम होगी तो क्या होगा कि जो किडनी को ब्लड सप्लाई है वो कम होगी। तो इम्पेयर्ड कार्डियक एफिशिएंसी किस वजह से हो सकती है? वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट फेलियर, डिस्ट्रीथमिया और कार्डियोजेनिक शॉक। इसी तरह वेजोडाइलेशन है, उसमें भी ब्लड सप्लाई कम होती है। वेजोडाइलेशन किस वजह से हो सकती है? सेप्सिस, एनाफिलैक्सिस और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन की वजह से, ठीक है। तो ये है इसके प्री रीनल मेन कोजेज। 3 मेन कोजेज हैं, वॉल्यूम डिप्लीशन, इम्पेयर्ड कार्डियक एफिशिएंसी एंड वेजोडाइलेशन। इन तीनों में मेन यही होता है कि जो ब्लड सप्लाई है किडनी को कम होगी जिसकी वजह से यूरिन आउटपुट कम होती है। यूरिन आउटपुट कम होगी तो जो आपके अब नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किडनी से रिमूव नहीं होंगे, उनकी एक्यूमुलेशन होगी तो किडनी फेलियर हो सकती है। इसी तरह इंट्रारीनल कोजेज वो होंगे जो डायरेक्टली किडनी को इफेक्ट करेंगे। इंट्रारीनल में जैसे प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया मेन, यानी कि अगर रीनल ब्लड सप्लाई लंबे अरसे के लिए अगर रीनल इस्कीमिया रहता है तो उस वजह से हो सकता है। या कुछ नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट, नेफ्रोटॉक्सिक यानी कि जो किडनी के लिए टॉक्सिसिटी कोज करते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट या फिर इन्फेक्शियस प्रोसेस, ठीक है। तो 3 मेन इंट्रारीनल कॉजेज हैं किडनी फेलियर के, प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट एंड इन्फेक्शियस प्रोसेस। रीनल इस्कीमिया किस वजह से हो सकता है? पिगमेंट नेफ्रोपैथी, यानी कि जो ब्लड सेल्स हैं पिगमेंट कंटेनिंग उनकी ब्रेकडाउन की वजह से। मायोग्लोबिनूरिया, यानी कि जो यूरिन है उसमें मायोग्लोबिन प्रोटीन है उसका लॉस होने की वजह से, या हीमोग्लोबिनूरिया, ये तीनों कॉजेज क्या करती हैं? रीनल इस्कीमिया कॉज करती हैं। तो फर्स्ट कॉज है इंट्रारीनल प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया, वो पिगमेंट नेफ्रोपैथी, मायोग्लोबिनूरिया या हेमोग्लोबिनूरिया, इन तीनों की वजह से हो सकता है। सेकंड होकर नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट, इसमें मेडिसिन आ जाती हैं जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, कंट्रास्ट एजेंट, हैवी मेटल्स, सॉल्वेंट एंड केमिकल्स, एनसेड और एस इनहिबिटर्स। तो ये डिफरेंट मेडिसिन और केमिकल्स हैं जो क्या करते हैं किडनी के लिए टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इसी तरह अगर किडनी की कोई इन्फेक्शियस डिजीज है, पायलोनेफ्राइटिस या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो ये भी क्या करेंगे? किडनी को डायरेक्टली इफेक्ट करेंगी। तो 3 मेन कोजेज हैं इंट्रारीनल, यानी कि जो डायरेक्टली किडनी को इफेक्ट करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट एंड इन्फेक्शियस प्रोसेस। अब थर्ड मेन कोज है पोस्ट रीनल फेलियर, यानी कि आफ्टर किडनी कौन कौन से कोज हो सकते हैं किडनी के बाद? वो कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। वो किस वजह से हो सकती है? कैलकुलाई, यानी कि कोई स्टोन फॉर्मेशन है, कोई ट्यूमर है, या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उनकी हाइपरट्रोफी हुई है, और इस तरह स्ट्रिक्चर्स है, यानी कि वो नैरो हो गया कोई एरिया, या यूरेटर्स या ब्लैडर या यूरेथ्रा में नर्विंग है उस वजह से, या कोई ब्लड क्लॉट है, ठीक है। तो ये पोस्ट रीनल ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं जिस वजह से किडनी फेलियर हो सकती है। तो किडनी फेलियर के 3 मेन कोजेज हैं, इनको हम कैटेगरीज भी ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर भी कहते हैं। 3 मेन है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। प्री रीनल में 3 मेन है, वॉल्यूम डिप्लीशन, इम्पेयर्ड कार्डियक एफिशिएंसी और वेजोडाइलेशन। इसी तरह इंट्रा रीनल के भी 3 कोजेज हैं मेन, प्रोलॉन्ग्ड रीनल इस्कीमिया, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट एंड इन्फेक्शियस प्रोसेस। और पोस्ट रीनल का मेन कोज है यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है ये सबको? कैटेगरीज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर या कॉज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। इस तरह के टेबल्स में आप लोगों ने मिस नहीं किया करने। जी बताएंगे, सबको क्लियर है? ठीक है, ओके।
आवाज सबको क्लियर आ रही है ना? किसी बच्चे को इश्यू तो नहीं? सर पहले मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। ये एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस सर, इसका थोड़ा सा बता दें। नेक्रोसिस किधर, आप मुझे बता दें नेक्रोसिस का कहाँ? सर रीनल फेलियर की पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, इसमें एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस ये है कि जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनकी नेक्रोसिस हो जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, उनकी ब्रेकडाउन हो जाती है। ये भी एक जो है वो एक टाइप होती है एक्यूट रीनल फेलियर की। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे हो गए कैटेगरीज। नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं एक्यूट रीनल फेलियर में। ठीक है, इन क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। फेजेस है, 4 मेन फेजेस हैं एक्यूट रीनल फेलियर के। इनिशिएशन, ओलिगोरिक, डायूरेसिस एंड रिकवरी फेज। रीनल फेलियर को 4 फेजेस में डिवाइड किया, इनिशिएशन, ओलिगोरिक, डायूरेसिस एंड रिकवरी। इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि जब पेशेंट को किडनी इंजरी से लेके ओलिगोरिया डेवलप होने तक, यानी कि जब कोज आके इफेक्ट करता है किडनी को, उस वहां से लेके जब तक ओलिगोरिया यानी कि यूरिन आउटपुट जो है वो कम होती है, उस फेज तक, उस कंडीशन को हम कहेंगे इनिशिएशन फेज। और सेकंड है हमारे पास ओलिगोरिक फेज। ओलिगोरिक फेज तब होता है कि जब पेशेंट की जब यूरिन आउटपुट कम होगी, फर्स्ट स्टेज में यूरिन आउटपुट कम होती है। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि उस यूरिन आउटपुट की कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रोलाइट, जो नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो एक्यूमुलेट होंगे, जिसमें यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड और कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और इंट्रासेलुलर कीटाइंस, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो इनकी क्या होगी कि अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन होगी। तो इस स्टेज को हम कहेंगे, सेकंड स्टेज को हम कहेंगे ओलिगोरिक फेज, जिनमें इन सब की अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन होगी, इनका लेवल इंक्रीज होगा जो अब नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है। फिर इस थर्ड स्टेज होता है डायूरेसिस फेज। थर्ड डायूरेसिस फेज में क्या होता है कि यूरिन आउटपुट इंक्रीज होती है। यूरिन आउटपुट की वजह से क्या होगा कि जो जीएफआर है वो ज्यादा, इसका इसमें इनके जीएफआर ज्यादा है, जो लैब वैल्यूज इंक्रीज हुई थी, जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट वो नॉर्मल की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाते हैं। थर्ड होता है रिकवरी फेज। इसमें क्या है कि जो रीनल फंक्शन है वो इम्प्रूव होते हैं और इट मे टेक्स अप टू 3 to 12 months, और जो लैब वैल्यूज हैं वो भी नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, तो फिर 4 फेज है, इनिशिएशन, ओलिगोरिक, डायूरेसिस एंड रिकवरी फेज। इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा कि इनिशिएशन में जो है वो किडनी इंजरी से लेके ओलिगोरिया तक जो डेवलप होने तक, उस स्टेज को हम कहेंगे इनिशिएशन। ओलिगोरिक फेज में क्या होगा, जब नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है उनका जो लेवल है वो इंक्रीज होगा। डायूरेसिस फेज में क्या होगा, नाम से डायूरेसिस मीन के जो यूरिन आउटपुट है वो इंक्रीज होगी, जीएफआर ज्यादा होगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनकी वैल्यूज नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएंगी। रिकवरी फेज में किडनी फंक्शन इंप्रूव होगा, ये 3 से 12 मंथ लगते हैं इसमें, और जो लेबोरेटरी वैल्यूज हैं ये भी नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 4 फेजेस में इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के लिए आप लोगों ने ये टेबल करना है 44.2। ठीक है, कंपेयरिंग क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको कंपेयर किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, जैसे इटियोलॉजी है, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, क्रेटिनिन है, यूरिन आउटपुट, यूरिन सोडियम, यूरिन सेडिमेंट, यूरिन ऑस्मोलैलिटी एंड यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। इस बेस पे इनको कंपेयर किया जाता है क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल में। 3 हमने जो कोजेस पढ़े उस बेस पे। प्री रीनल में जो मेन इटियोलॉजी यानी कि उसका कोज होता है वो हाइपोपरफ्यूजन होगी, इंट्रा रीनल में पैरेन्काइमल डैमेज और पोस्ट रीनल में ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ये हमने कोजेस को डिटेल में देखा है। अब इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो है वो तीनों में इंक्रीज होंगे, जो क्रेटिनिन है उसकी वैल्यूज भी इंक्रीज होगी क्योंकि वो सेक्रेट नहीं होंगे। यूरिन आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगी तीनों में। इस तरह यूरिन सोडियम जो है पहले में जो है वो लेस देन 20 होगी, प्री रीनल में, इंट्रा रीनल में ग्रेटर देन 40, और जो पोस्ट रीनल है उसमें भी लेस देन 20 ml होगी। इस तरह यूरिन सेडिमेंट जो जिसमें हमारे पास वो प्रोटीन्स वगैरह आते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा कि नॉर्मल प्री रीनल में नॉर्मल होंगे, कुछ हाइलिन वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं यूरिन में, और इंट्रा रीनल में एबनॉर्मल होंगे क्योंकि इसमें किडनी डैमेज डायरेक्टली होता है, तो इसलिए वो जो एबनॉर्मल जो कास्ट है वो ज्यादा होगा इसमें, और पोस्ट रीनल में नॉर्मल होगा यूरिनरी सेडिमेंट। ऑस्मोलैलिटी जो प्री रीनल है इसमें 500 तक होगी, इंट्रा रीनल में 350, और जो पोस्ट रीनल है में ये इसमें इंक्रीज हो सकते हैं इक्वल टू सीरम, और ग्रेविटी प्री रीनल में इंक्रीज होगी और इंट्रा रीनल में नॉर्मल, और
पोस्ट रीनल में वेरी करेगी ये, ठीक है। तो इस बेस पे आपने इसकी क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिवाइड करना है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। पहले आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स कोई भी 5 से 6 याद कर लेनी है, टियोलॉजी, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, यूरिन आउटपुट, यूरिन सोडियम, और इसी बेस पे फिर आपने प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। तो इसी नाम से टेबल के आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कंपेयर करें क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया एक्यूट रीनल फेलियर में। और यही कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों ने इसकी बतानी है असेसमेंट डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है प्रिवेंशन, यानी कि एक्यूट रीनल फेलियर को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब जितने भी हमने कॉजेज डिस्कस किए थे, अगर आप उन सबको रिवर्ट कर लें तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि जो एक्यूट रीनल फेलियर है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज सबसे पहले अगर पेशेंट को हाइड्रेशन करनी है, अगर पेशेंट को अगर कोई रिस्क है डिहाइड्रेट होने का, ठीक है, क्योंकि हमने देखा था वॉल्यूम डिप्लीशन यानी कि डिहाइड्रेशन जो मेन कोज था, फर्स्ट जो हमने प्री रीनल देखा था वो मेन कोज था एक्यूट रीनल फेलियर का। तो उसको आपने प्रिवेंट करना है जब भी पेशेंट डिहाइड्रेशन के रिस्क पे होगा, जैसे ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, और कोई ऐसा प्रोसीजर है जिसमें फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन है, उसमें आप लोगों ने पेशेंट की हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। या इसके अलावा अगर पेशेंट को कोई न्यूरोप्लास्टिक डिसऑर्डर या डिसऑर्डर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है एंड दोज रिसीविंग कीमोथेरेपी, तो ये सारे पेशेंट क्या है कि डिहाइड्रेशन के रिस्क पे होते हैं। तो इन पेशेंट को आप लोगों ने एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन करनी है जो भी डिहाइड्रेशन के रिस्क पे होगा। सेकंड आपने करना है कि अगर पेशेंट को शोक है तो उसको आपने टाइमली प्रिवेंट करना है और ट्रीट करना है शोक। इसके बाद आप लोगों ने थर्ड करना है कि पेशेंट का जो सेंट्रल वेनस और आर्टेरियल प्रेशर मॉनिटर करना है, और उसके बाद हाइपोटेंशन को आपने टाइमली ट्रीट करना है। फर्स्ट जो 4 आप लोगों ने देखे हैं वो उसमें आप लोग देखें सारे वही हैं जिसमें ब्लड वॉल्यूम कम होता है, डिहाइड्रेशन में भी, शोक में भी, सेंट्रल वेनस आर्टेरियल प्रेशर भी हम इसीलिए मॉनिटर करते हैं, और हाइपोटेंशन। तो 4 जो है वो सारे वही हैं जिसमें अब ब्लड प्रेशर मोस्टली जिसमें कम हो रहा है। तो 4 ये आप लोगों के डिहाइड्रेशन की कैटेगरीज में आ जाएंगे जो फर्स्ट 4 प्रिवेंशन है। फिर 5th में आप लोगों ने करना है कि रीनल फंक्शन को कंटिन्यूसली आपने असेस करना है, और फिर आपने टेक प्रिकॉशन टू इंश्योर अप्रोप्रिएट ब्लड इज एडमिनिस्टर। अगर पेशेंट को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है तो आपने इंश्योर करना है कि उसको अप्रोप्रिएटली ब्लड जो है वो एडमिनिस्टर किया जा रहा है। आप लोगों ने जो इन्फेक्शन है उनको प्रिवेंट और ट्रीट करना है, रीनल इन्फेक्शन को। फिर स्पेशल अटेंशन टू वुंड, बर्न्स एंड अदर प्रिकर्सर ऑफ सेप्सिस। जो भी जो वुंड्स और बर्न्स है उनको भी आप लोगों ने स्पेशल अटेंशन देनी है, वो भी डिहाइड्रेशन कॉज कर सकते हैं इसलिए। इसी तरह आप लोगों ने जो यूरिनरी ट्रैक के सेंडिंग इन्फेक्शन उनको ट्रीट करना है। जो अगर पेशेंट को कैथेटर है तो उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है, और जो कोई ड्रग्स हैं जिनके किडनी पे इफेक्ट करती हैं उनको आप लोगों ने प्रिवेंट करना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्यूट रीनल फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए यूज करनी है। प्रिवेंशन हम करते हैं बिफोर डिजीज, ठीक है। तो डिजीज डेवलप होने से पहले अगर आप किस तरह अगर एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप होने का अगर पेशेंट को रिस्क पे है तो आप किस तरह उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो ना हो। हाइड्रेशन को आप लोगों ने एडिक्वेट करना है, उसके बाद आपने शोक को प्रिवेंट और ट्रीट करना है, सेंट्रल वेनस और आर्टेरियल प्रेशर को प्राइमरी मॉनिटर करना है, हाइपोटेंशन को ट्रीट करना है, और रीनल फंक्शन को कंटिन्यूसली असेस करना है, और ब्लड प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर करना है, और इसके बाद इन्फेक्शन को आप लोगों ने ट्रीट करना है, और उसके बाद जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है कैथेटर की वजह से, अगर कैथेटर है तो उसको प्रॉपर केयर प्रोवाइड करनी है। और जो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग है उनको, अगर कोई ड्रग्स हैं जिसके साइड इफेक्ट हैं किडनी पे, तो उन ड्रग्स को आप लोगों ने प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो ये थी मेन प्रिकॉशनरी मेजर ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। उसके बाद है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप लोगों को मैं क्रोनिक ही कराऊंगा, वही आप लोगों ने इसमें से लिखनी है, ठीक है, इसकी नहीं लिखनी। अच्छा, जो नर्सिंग मैनेजमेंट है ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्यूट रीनल फेलियर की मैं आप लोगों को नर्सिंग मैनेजमेंट करवा रहा हूँ, ये आप लोग सारी डिसऑर्डर्स में लिख सकते हैं। जो दूसरी भी किडनी की हम लोगों ने अभी तक किडनी की डिसऑर्डर डिस्कस किए हैं उसमें भी लिख सकते हैं। जैसे मेन आप लोग क्या करेंगे, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। ये हेडिंग्स आप लोगों ने याद करनी है, अंदर से आप लोग एक दफा रीड कर लीजिएगा चाहे, लेकिन आप लोगों ने ये हेडिंग्स मस्त याद करनी है। आप ये 6 पॉइंट ही लिख देंगे तो आपके लिए इनफ होगा। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट को आप लोगों ने मॉनिटर करना है, मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस करना है, पल्मोनरी फंक्शन को प्रमोट करना है, क्योंकि एडिमा है तो लंग्स को अफेक्ट करेंगे जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज होंगी, तो रेस्पिरेटरी फंक्शन को प्रमोट करना है। इन्फेक्शन को आप लोगों ने प्रिवेंट करना है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है वो मेन काज है इसका किडनी फेलियर का। और स्किन केयर करनी है, क्योंकि पेशेंट एडिमा में चला जाता है और जिसकी वजह से स्किन ब्रेकडाउन जो है वो बहुत ज्यादा होती है, तो स्किन केयर प्रोवाइड करनी है, और साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो ये 5 से 6 आप लोगों ने नर्सिंग इंटरवेंशन याद रखनी है। ये एक्यूट और क्रोनिक दोनों में आप लोगों ने मेंशन करनी है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मॉनिटर करना है,
मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस करना है, पल्मोनरी फंक्शन को प्रमोट करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, स्किन केयर प्रोवाइड करनी है और साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है, मैं दोबारा आपको रिपीट करता हूँ कि रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन इज कॉल्ड एक्यूट रीनल फेलियर। इसके कॉजेज को 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया जाता है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। 3 मेन इसके कॉजेज हैं, प्री रीनल, इंट्रा रीनल एंड पोस्ट रीनल। और इसका प्री रीनल यानी कि जो बिफोर किडनी है, इंट्रा रीनल जो डायरेक्टली किडनी को अफेक्ट कर रहे हैं, पोस्ट रीनल जो किडनी के बाद में इफेक्ट होंगे। और इसके फेजेस जो है वो मेन 4 हैं, इनिशिएशन, ओलिगोरिक, डाययूरेसिस एंड रिकवरी फेज। 4 फेजेस में डिवाइड किया जाता है एक्यूट रीनल फेलियर को। और इसके क्लिनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोगों ने इसी तरह टेबल में याद करना है जैसे दिया हुआ है। और इसकी प्रिवेंशन में आप लोगों ने हाइपोटेंशन, शॉक को और यूरिन आउटपुट मॉनिटर करनी है, किडनी फंक्शन आप लोगों ने देखने हैं। और इसके बाद अप्रोप्रिएटली ब्लड एडमिनिस्टर करना है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है, कैथेटर केयर प्रोवाइड करनी है और टॉक्सिक जो ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना है। इस तरह नर्सिंग इंटरवेंशन में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और मेटाबॉलिक रेट कम करना है और पल्मोनरी फंक्शन इंप्रूव करने हैं, इन्फेक्शन प्रिवेंट करना है, स्किन केयर प्रोवाइड करनी है और साइकोसोशल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है। ठीक है जी, ये एक्यूट रीनल फेलियर सबको क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है। अच्छा जी, कौन बच्चा इसको रिवाइज करेगा एक्यूट रीनल फेलियर को? एनीवन? आप लोगों ने मेन चीजें बतानी, सिर्फ सारा तो डेफिनेटली याद नहीं होगा, लेकिन जो समझ लगी आपको, कौन रिवाइज करेगा इसको? किस बच्चे को समझ लगी है सही? मेडिकल मैनेजमेंट में आपको करवाता हूँ क्रोनिक की, यही आप लोगों ने लिखनी है। हाँ जी, कोई है जिसको अभी कुछ पता चलो? मुबीन सलीम, आप बताएं मुझे। यस सर। आप बताएं मुझे एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है? सर एक्यूट रीनल फेलियर होता है कि रैपिड लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू डैमेज ऑफ किडनी। और इसमें हमने इसके कॉजेस पढ़े हैं, 3 कॉजेस हैं इसके, प्री रीनल फेलियर और इंट्रा रीनल फेलियर और पोस्ट रीनल फेलियर। ठीक है, गुड, और फिर ठीक हमने है, इसके ठीक है, ओके, फेजेस हम पढ़े। ठीक है। सवेरा आप मुझे बताएं कि कैटेगरी इसके फेजेस कितने हैं एक्यूट रीनल फेलियर के? सर इसके 4 फेजेस हैं। ठीक है। फर्स्ट इनिशिएशन पीरियड, ठीक है, डायूरेसिस एंड रिकवरी। ठीक है, वेरी गुड, ओके। फ्रीहा, आप मुझे बताएं कि इसके नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी एक्यूट रीनल फेलियर की? फ्रीहा तालिब। सर इसमें सबसे पहले फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना है, देन रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, प्रमोट गुड, पल्मोनरी फंक्शन, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड स्किन ठीक है, केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, ओके, वेरी गुड। एंड अच्छा जी, अब साइकोसोशल सपोर्ट। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक रीनल फेलियर। अगर एक्यूट की आपको समझ आ गई तो क्रोनिक आपके लिए बहुत इजी है। क्रोनिक क्या होगा कि जब मतलब जो है वो व्हेन अ पेशेंट हैज सस्टेन्ड इनफ kidney damage to require renal replacement therapy on permanent basis, the patient has moved in fifth or final stage of CKD, also referred to as chronic renal failure or end stage renal disease। यानी कि जो क्रोनिक रीनल फेलियर है इसको हम एंड स्टेज रीनल डिजीज भी कहते हैं। ये सीकेडी जो क्रोनिक किडनी डिजीज हमने डिस्कस की थी उसका 5th स्टेज है। इसमें ये क्या होता है कि किडनी जो अपने फंक्शन जो है वो खुद से मैनेज नहीं कर सकती, और जो रीनल रिप्लेसमेंट थेरापीज हैं जिसमें मेडिसिन और न्यूट्रिशन थेरापीज और जो डायलिसिस है वो किडनी को परमानेंटली रिक्वायर्ड होती हैं अपने फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। तो जब परमानेंटली ये चीजें रिक्वायर होंगी रीनल रिप्लेसमेंट थेरापीज, तो इस स्टेज को हम कहेंगे एंड स्टेज रीनल डिजीज और क्रोनिक रीनल फेलियर। ये आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। पैथोफिजियोलॉजी में ये होगा कि जब किडनी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं कर सकेगी तो वो बॉडी में एक्यूमुलेट होंगे और यूरेमिक सिम्टम्स होंगे। यूरेमिक सिम्टम मींस के पेशेंट के जो ब्लड में जब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होगी और इस वजह से बॉडी ये दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करेंगे। इसके आप लोगों ने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस करनी है वो ये टेबल करना है। ये टेबल्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा जाएगा रीनल फेलियर की तो आप लोगों ने ये टेबल लिखना है। अब आप लोगों ने ये टेबल इस तरह लिखना है। अब ये देखिए आप लोगों को सिस्टम बताए हैं, 7 सिस्टम है, न्यूरोलॉजिक, इंट्यूमेंट्री, कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, हेमाटोलॉजिक,
रिप्रोडक्टिव एंड मस्कुलोस्केलेटल, यानी कि 8 है, ठीक है। तो जो किडनी फेलियर है ये सब सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से वो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है, वो किडनी को भी इफेक्ट, जो लंग्स को भी इफेक्ट करता है, जो अपना हार्ट है उसको भी इफेक्ट करता है, और जो ब्रेन के सिम्टम है उसमें भी आती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो है वो एक्यूमुलेट होते हैं, और इसमें जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स है वो एक्यूमुलेट होंगे तो उसमें एसिडोसिस भी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम भी होती हैं, और हीमाटोलॉजिकल इसलिए होती हैं क्योंकि एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन नहीं होती, तो इसलिए ब्लड की सिम्टम भी प्रेजेंट होती हैं। तो ऑलमोस्ट हर सिस्टम को जो है वो किडनी फेलियर जो क्रोनिक है वो इफेक्ट करती है, स्टेज रीनल डिजीज। तो इसकी हर सिस्टम की आपको सिम्टम आप लोगों ने करनी। अब आप लोगों ने क्या करना है कि 3 से 4 हर सिस्टम की एटलीस्ट जो है ना आप लोग कर लें। जैसे न्यूरोलॉजिक है तो इसमें वीकनेस, कंफ्यूजन, इरिटेबिलिटी, डिसओरिएंटेशन, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, डिसओरिएंटेशन, सीजर, ठीक है, ये 4 से 5 आप लोग कर लीजिए। इस तरह इंटीग्यूमेंट्री जो स्किन है इसमें ड्राई फ्लैक स्किन, ग्रे ब्राउन स्किन कलर, प्रोराइटस, इकाइमोसिस, प्रोपरा, ये सारी इसमें जो एलर्जी टाइप सिम्टम है, ठीक है, ये सारी आएंगी स्किन की। कार्डियोवैस्कुलर में हाइपरटेंशन, एडीमा, पेरिऑर्बिटल एडीमा, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन ड्रग, ये आप 4 से 5 कर लीजिए। इस तरह पल्मोनरी 2 से 3 कर लीजिएगा, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की, और हीमाटोलॉजी, रिप्रो और मस्कुलो की, ठीक है। तो आप लोगों ने हर सिस्टम की 3 से 4 एटलीस्ट जो है वो करनी है। इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बाद अब असेसमेंट और डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या करेंगे। सबसे पहले देखा जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जीएफआर ये क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सेकंड, फिर आप इसकी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में देखेंगे सोडियम और वाटर रिटेंशन, क्योंकि किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही तो सोडियम और वाटर जो क्या है बॉडी में ही रिटेन होंगे, तो इनकी रिटेंशन होगी, और सोडियम का लेवल जो है वो एलिवेट होगा। और थर्ड होगा एसिडोसिस, और क्योंकि किडनी का फंक्शन होता है कि कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो किडनी से रिमूव होते हैं, कुछ एसिड्स हैं, तो जब वो किडनी से रिमूव नहीं होते तो पेशेंट जो क्या है वो एसिडोसिस में चला जाता है। थर्ड, एनीमिया, एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो पेशेंट जो है वो एनीमिया में चला जाएगा। और कैल्शियम और फॉस्फोरस इम्बैलेंस, जो पेशेंट जो इसमें ये होता है कि जो कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फोर्ड है वो किडनी से रिमूव होता है, तो इसमें क्या है, जब फास्फोर्ड को किडनी से रिमूव नहीं होता तो उसका लेवल ज्यादा होता है और पेशेंट हाइपरफॉस्फेटेमिया में चला जाता है, ठीक है। तो ये 5 से मेन इसके आपने डायग्नोस्टिक फाइंडिंग देखनी है, जीएफआर, सोडियम वाटर रिटेंशन, एसिडोसिस, एनीमिया एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस बैलेंस। आपने एक बस इनके नेम याद करने हैं, बाकी डिटेल्स में नहीं जाना, वो एक एक दो लाइन आप लोगों को जस्ट आइडिया हो। अब इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक रीनल फेलियर की कॉम्प्लिकेशन